स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पर हम टोटल 6 डिसऑर्डर पढ़ेंगे: माइस्थीनिया ग्रेविस, टेटेनाई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट में। ये जो आप शुरू में देख रहे हैं तीन डिसऑर्डर, ये तीन डिसऑर्डर स्पेसिफिकली रिलेटेड है मसल से। और ये बाद के जो 3 डिसऑर्डर हैं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, ये रिलेटेड है स्केलेटल सिस्टम से। हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए शुरू करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस से। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, और इसके नतीजे में फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस दिखता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते किसे हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना बंद कर दे। यानी जो इसके खुद के एंटीजन हैं या अपने खुद के सेल्स या टिश्यू हैं, ये उन्हीं को किल करना स्टार्ट कर दे या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और अफेक्ट कर रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? ये जंक्शन है बिटवीन नर्व फाइबर्स, आपके न्यूरॉन और मसल फाइबर्स के बीच में। यानी ये दोनों जहां पर मिलते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, एनएमजे कहते हैं। ठीक। अब होता क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ये समझ लेते हैं। हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये हमारी नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है। यहाँ नर्व एंडिंग पर न्यूरोट्रांसमीटर पैक होते हैं। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अंदर। और जो हमारी मसल को न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक। एसिटाइल कोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। और यहाँ पर मौजूद हैं आपके रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं एसिटाइल कोलिन को और फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? मसल पे प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स पे प्रेजेंट है। ठीक। ये पूरा रीजन क्या है? मसल फाइबर्स है। अब क्या होता है, जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है, इंफॉर्मेशन आती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। फॉर एग्जांपल, आपने देखा किसी पेन को और कॉपी को और आपका मन चाहा कि मैं इसे इस पे लिखना शुरू कर दूं, तो आपके ब्रेन ने इम्पल्स जनरेट किया कि अब आपको पेन उठाना है, और पेन उठाने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, इसके चलते क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन पैक था न्यूरोट्रांसमीटर, ये मूव करने लगता है यहाँ एंडिंग पर, और ये रिलीज हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये क्या है रीजन? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये जैसे ही रिलीज होता है, यहाँ पर मौजूद मसल फाइबर पे मौजूद रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेते हैं। इनके रिसीव करते ही यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक। तो एसिटाइलकोलिन क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। कब? जब ये न्यू जो आपके रिसेप्टर लगे हैं मसल फाइबर पे, ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, इतनी प्रोसेस। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि यहाँ जो आपके रिसेप्टर मौजूद हैं, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है आपकी ऑटो इम्यूनिटी। ठीक। आपकी जो एंटीबॉडीज हैं, ये इसे ब्लॉक कर देती हैं। ओके। अब जैसे ही नर्व इम्पल्स आया, यानी इंफॉर्मेशन आई मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हो गए, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाइंड होने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि पहले से ब्लॉक है, किसकी वजह से? एंटीबॉडीज की वजह से। ठीक। अब ये ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी आपके ब्रेन ने जो इंफॉर्मेशन दी थी पेन को उठाने के लिए, वो पेन उठेगा ही नहीं, तो आपको क्या फील होगी कि आपकी मसल कैसी हैं? वीक हो चुकी हैं। राइट। थोड़ी देर चलने के बाद ही आपको फटीग महसूस होगी। अगर ये लगातार ऐसा ही चलता रहा, यानी ये क्योर नहीं किया गया, तो ये क्या कर देगा? पैरालिसिस कर देगा, यानी कि परमानेंट वीकनेस कर देगा मसल्स में। ठीक। तो ये था हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस। आगे बढ़ रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो डिस्ट्रॉफी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डिस का मतलब होता है बेड या फिर अबनॉर्मल, और जो ट्रॉफी वर्ड है, ये वर्ड ट्रॉफे से बना है जिसका मतलब होता है नरिशमेंट।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होने लगता है स्केलेटल मसल्स का। और ये डिसऑर्डर कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स के क्रोमोसोम से ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो अपनी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती हैं। यहाँ मसल्स रीजनरेट नहीं हो पाती। जैसे कि हमने कहा कि ये कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि हेरिडिटी डिसऑर्डर है। इसमें नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। जैसे अभी हमने प्रीवियस डिसऑर्डर देखा था जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन्वॉल्व था, यानी कि नर्व्स इन्वॉल्व थी। यहाँ पे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। ये प्योरली कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी हेरिडिटी डिसऑर्डर है। इसकी 2 कॉमन सब टाइप्स हैं, एक है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और दूसरा है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आगे देख रहे हैं टेटेनाई। तो टेटेनाई क्या है? रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। अब आपके पास बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड है, इंपॉर्टेंट जो है। तो ब्लड में कैल्शियम जो सप्लाई होता है वो कहाँ से हो रहा है? पैराथायरॉइड हार्मोन या फिर कैल्सिटोनिन जो है ये बैलेंस करती हैं। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का डिसफंक्शन की वजह से ब्लड में कैल्शियम लो होने लगता है और इसकी वजह से मसल्स में रैपिड स्पाज्म या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये ऐसे ही प्रोग्रेसिव लगातार होता रहे तो कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे क्या कह रहे हैं? टेटेनाई कह रहे हैं। ठीक। तो टेटनाई में क्या हो रहा है, रैपिड स्पाज्म, यानी कि मसल्स बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जो इससे प्रीवियस आपने दोनों देखी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और माइस्थीनिया ग्रेविस, वहां पे मसल्स वीक हो रही थी, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था मसल्स का। यहाँ पे रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। ठीक। आगे हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल डिसऑर्डर यानी कि बोन डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में यहाँ पर दो टर्म है। एक है आर्थरोज, जिसका मतलब होता है जॉइंट, यानी वो पार्ट जहाँ पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मीट करती हैं। दूसरा यहाँ पर है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जब भी हम इन्फ्लामेशन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि ये बात कर रहे हैं स्वेलिंग के बारे में, है ना? सिंपल सा हम यही सोच लेते हैं कि जो भी चीज़ सूजी हुई होगी उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन का वन ऑफ द साइन स्वेलिंग है, लेकिन सिर्फ स्वेलिंग नहीं है। जहाँ अब इन्फ्लेमेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेमेशन एक हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिकवरी प्रोसेस है। यानी जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी बॉडी वहाँ पर 5 साइन शो करती है। वो 5 साइन क्या-क्या हैं? सबसे पहले वो जगह रेड होने लगेगी, यानी कि रेडनेस होगा। दूसरा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट होगी। तीसरा, वहाँ पर स्वेलिंग होगी, यानी कि वो चीज़ आपको उभरी हुई दिखाई देगी। चौथा, वहाँ पर पेन होगा और लास्ट लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक? तो जब भी आपको ये 5 चीज़ें दिखाई देंगी तो उसका मतलब है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है। तो यानी आर्थराइटिस का मतलब सिंपल सा क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक? अब ये इन्फ्लेमेशन जो है जॉइंट्स की, ये मल्टीपल टाइप की है। इसमें तकरीबन 100 के बराबर आपके अलग-अलग डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस, है ना? या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये बहुत सारे टाइप के हैं। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि आर्थराइटिस का मतलब क्या है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं? आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा टर्म है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बोन्स। और पोरोसिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो बोन्स हैं उनमें उनकी जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी है, वो कम हो गई है। ठीक? तो क्या है ये? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि ज़्यादा उम्र वाले लोगों को होता है। ये कैरेक्टराइज़ किया जाता है डिक्रीज़्ड बोन मास से एंड इंक्रीज़ चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। जब बोन डेंसिटी या बोन मास कम होने लगता है, तो हमारे पास जो चांसेस हैं फ्रैक्चर्स के, वो बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है? डिक्रीज़ लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। डिक्रीज़ लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, इसलिए ज़्यादातर फीमेल्स को मेनोपॉज़ के बाद ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद ईस्ट्रोजन जो है वो लगातार कम होने लगता है। ठीक? नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास गाउट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाउट क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेशन है जॉइंट का, किसकी वजह से? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ठीक? क्या होता है नॉर्मली कि हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है, ये एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन्स का। ठीक? ये प्यूरिन्स हमें मिलते हैं रेड मीट से, सी फूड से, ठीक? या फिर अल्कोहल से। तो प्यूरिन जब मेटाबॉलाइज होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं यूरिक एसिड। ठीक?
ये यूरिक एसिड एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारी किडनी एक्सक्रीट कर देती है, ठीक। लेकिन ओवर प्रोडक्शन की वजह से अगर ज्यादा बॉडी में यूरिक एसिड बनने लगे और किडनी भी इसे एक्सक्रीट ना करे, तो क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होने लगता है ब्लड में, ठीक है। और एक्यूमुलेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल में, जिसे हम यूरिक एसिड क्रिस्टल कहते हैं, और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल एक्यूमुलेट होते हैं जॉइंट्स में जाकर, ठीक। जिसकी वजह से वहां पर डेवलप हो जाती है इन्फ्लेमेशन, और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हमें 5 साइन दिखाई देंगे, बिल्कुल। क्या क्या होगा? रेडनेस होगी, हीट होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा और लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ठीक। तो ये थे हमारे डिसऑर्डर्स मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़े। सबसे पहले है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये अफेक्ट किसे करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को करता है। टेटेनाई, टेटेनाई कब होता है? जब कैल्शियम लेवल लो होने लगता है ब्लड के अंदर। अफेक्ट किसे करता है? मसल्स को। मसल्स में रैपिड कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्म होने लगता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अफेक्ट किसे करता है? मसल फाइबर्स को करता है, जिसमें मसल वास्ट होने लगती हैं। आर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का। अफेक्ट क्या हो रहे हैं? जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक लो बोन डेंसिटी डिसऑर्डर है, जिसमें बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। अफेक्ट क्या हो रही है? बोन्स हो रही हैं। किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन के डिक्रीज होने की वजह से। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। फिर है गाउट। गाउट क्या है? यूरिक एसिड एक्सेस होने लगता है। ये अफेक्ट किसे करते हैं? जॉइंट्स को। यहाँ जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो ये थे हमारे डिसऑर्डर्स मसल्स और स्केलेटल सिस्टम से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।